हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट 2024 जिसमें आज हम लोग हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो ये जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है जो कि 2024 में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ से आपका जो है 91 से 99 तक आपका जो है गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गद्यांश को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए गद्यांश से आपका कहते हैं मनुष्य ने 9 से 10 हजार साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी, वह भक्ति मार्ग था। मानव इतिहास के इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। मैंने पहले ही कहा कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है, फिर भी सापेक्ष दुनिया पूरी तरह से महत्वहीन नहीं है। जब सुदूर अतीत में मनुष्यों ने महसूस किया कि कर्म योग और ज्ञान योग उन्हें सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे, तो उन्होंने तुरंत ही क्या किया, भक्ति योग को अपना लिया। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति ही उनके लिए एकमात्र मार्ग है। मनुष्य आज अपने विकसित कर्म और ज्ञान योग के कारण और भी आगे बढ़ गया। इस प्रकार अपने पूर्वजों की तुलना में वह भक्ति के मार्ग पर चलने की आवश्यकता को अधिक तेजी से महसूस करेगा। हम कर्म और ज्ञान योग का उज्ज्वल पक्ष है। यह जो है उसके बाद यहाँ पे क्या है, यह कर्म और ज्ञान योग का उज्ज्वल पक्ष है, यानी ये दोनों योग भक्ति मार्ग को मजबूत करेंगे। तो आपका जो है कर्म और ज्ञान योग जो है दोनों ही क्या करेगा, भक्ति मार्ग को क्या करेगा, मजबूत करेगा। 91 में आपका है इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। वाक्य के रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। तो किस दौर के लोग, तो 9 से जो 10 हजार वर्ष पूर्व के जो लोग थे उस दौर के लोग बहुत ही ज़्यादा क्या थे, बुद्धिमान थे। तो गद्यांश में लिखा गया है कि 9 से 10 हजार वर्ष पूर्व के लोग बहुत ही ज़्यादा क्या थे, बुद्धिमान थे। उसके बाद है भक्ति योग का महत्व है। तो भक्ति योग का महत्व जो है आपका वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में है। वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में आपका जो है भक्ति योग का क्या है, महत्व है। उसके बाद 93 नंबर आपका डैश एवं डैश योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। तो डैश और डैश योग जो है भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। तो कर्म योग और ज्ञान योग जो है आपका भक्ति मार्ग को क्या करेगा, सशक्त करेगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्म योग और ज्ञान योग। उसके बाद है गद्यांश के आधार पे कहा जा सकता है कि मानव जीवन में डैश का महत्व सर्वाधिक है। तो आपको बताना कि गद्यांश के आधार पे जो कहा जा सकता है कि मानव जीवन में डैश का महत्व सर्वाधिक है, तो आध्यात्मिक महत्व जो है मानव जीवन में सर्वाधिक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है। तो गद्यांश के अनुसार भक्ति मार्ग आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का गद्यांश बहुत ही ईजी रहता है। आप लोग एक बार थोड़ा सा पढ़ लेंगे, सारे का सारे आपका जो क्वेश्चन बन जाएगा। मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा। तो मानसिक जो विकास होता है उस चीज़ की आवश्यकता को मनुष्य जो है नहीं समझ पाया। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद है विशेषण विशेष का उदाहरण है। तो उज्ज्वल पक्ष आपका जो है ये आपका विशेषण विशेष का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। सापेक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजी है, निरपेक्ष हो जाएगा। समूह से भिन्न शब्द को आपको चुनना है। साल है, तेजी है, कर्म है, मदद है। तो आपका साल बिल्कुल यहाँ से डिफरेंट हो जाएगा। तो साल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए और एक गद्यांश है जो कि 100 से लेकर 105 तक का सवाल इससे आपको बनेगा। ठीक है, जिन्हें सपने अपने पौने हैं, क्या है, जिन्हें सपने अपने पौने हैं बन जाते हुए तो दीवाने हैं। गर लक्ष्य जो साधा है तूने उसे पौने की कोसर, चल आगे बढ़ तूफानों से न डर। चल कश्ती उठा सागर में उतर, है रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी शहर। उसके बाद है चल कश्ती उठा सागर में उतर। तो इस तरह का गद्यांश है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 100 नंबर पे है आपका कविता के अनुसार अपने स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। तो कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए निष्ठा एवं इच्छा शक्ति का होना बिल्कुल ही आवश्यक है। तो किसी भी सपनों को पूरा करने के लिए जो है पूर्ण विश्वास यानी कि पूर्ण निष्ठा और पूर्ण शक्ति का होना बहुत ही आवश्यक है। इस तरह के बाद यहाँ पे गद्यांश में भी दिया गया है। उसके बाद है जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति सदैव बनी रहती है। तो जीवन में जो सुख दुख होता है और आशा निराशा होती है, इस तरह की स्थिति, इस तरह की परिस्थिति जो है सदैव बनी रहती है। आज अभी
सुख है तो कुछ दिन के बाद दुख होगा, या पहले आपको दुख हुआ है तो अभी सुख होगा। तो इस तरह का आशा निराशा सुख दुख, ये जो जीवन की दो पहिया होती है, ये हमेशा जो है परिस्थिति ये जो है जीवन में बनी हुई रहती है। शहर का अर्थ क्या होता है? तो शहर का अर्थ आपका सुबह हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद देखिए 103 नंबर पे पूछा गया था, कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है? तो चल कश्ती उठा सागर में उतर, यानी कि अपने काम को करने के लिए जो है यह पंक्ति जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित यानी कि मनोबल बढ़ाने का काम करती है। चल कश्ती उठा और सागर में उतर आपका राइट आंसर होगा। कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है? तो कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है? सागर में उतर, ये जो आपका जो है काव्यांश जो है बहुत ही ज़्यादा सटीक है यानी कि उचित है। उसके बाद फिक्र का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? फिक्र करना यानी कि चिंता करना, ये आपका जो है चिता के समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिक्र का समानार्थी चिता हो जाएगा, ठीक, चिता हो जाएगा। यहाँ पे हम चिंता बोले तो चिता आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है शिक्षार्थी क्या करती है? शिक्षार्थी क्या करती है उस उदाहरण को पढ़े और उदाहरण से मेल खाती है हुई युक्ति का चयन कीजिए। तो शिक्षार्थी क्या करती है उस उदाहरण को पढ़े और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन करे। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, संदर्भ सामग्री की मदद लेना। तो अगर जो है बच्चे जो है किसी चीज़ को नहीं समझ पाते हैं तो वह देखने का प्रयास करता है, यानी कि उस संदर्भ में समग्र चीज़ों का क्या करना चाहती है? मदद लेना चाहती है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? फर्स्ट है आपका जो नैदानिक परीक्षण होता है, मतलब नैदान मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का जो है मरम्मत करना। जब कोई भी बच्चे या किसी भी चीज़ में गलती करते हैं उसको बता देना, उसके बाद वह नैदानिक मतलब कि कार्य के अंतर्गत आएगा। तो चौथा ऑप्शन में एक शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधित गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता। जब बच्चे किसी चीज़ को गलती करते हैं तो जब वह खुद से उस चीज़ को समझ लेंगे कि हमने ये किया वह गलत है, उस तरह की पहचानने की जो योग्यता होती है वह जो आपका नैदानिक परीक्षणों के प्रयोग के आकलन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो नैदानिक परीक्षणों के प्रयोग जो है किसके आकलन के लिए? तो बच्चे जो अपने खुद के आकलन, मतलब कि वह जब अपने किसी चीज़ को करते हैं अपने से, जब उसको खुद पता चल जाए कि हमने यह गलती किया है तो उसमें जो योग्यता होती है पहचानने की, वही योग्यता आपका नैदानिक के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद है आगे आपका निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करता है? तो निपुणता परीक्षण सदैव जो आपका भाषा का वह स्तर जहां तक विद्यार्थी की पहुंच बन गई है, तो ये आपका जो है निपुणता परीक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। तो भाषा का वह स्तर जहां तक विद्यार्थी की पहुंच बन गई है। उसके बाद है एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है? तो एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूह में विभाजित कर दिया और हाथी की कहानी पढ़ने से पहले उस पर एक जो प्रश्नोत्तरी भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर इस तरह का मंतव्य, इस तरह का जो गतिविधि है, तो वह शिक्षक का क्या मतलब कि बताना चाह रहा है, इस गतिविधि का क्या मोटो है, वही आपको बताना है। जैसे टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, ये बात बिल्कुल सही है। जब आप क्लास में बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले जो है कुछ ना कुछ उसका जो फैक्ट होता है, उस सारे चीज़ों को आप बताया कीजिए। बच्चे से भी पूछा कीजिए क्या आप इसके बारे में जानते हैं, ताकि बच्चे जो इसका जो ध्यान जो है इधर उधर है तो वह एकाग्रता मतलब कि उसके अंदर आ जाएगी और बच्चे में एक प्रकार की रुचि भी उस चैप्टर उस टॉपिक के प्रति आ जाएगी। तो इसीलिए आप जो है कुछ भी पढ़ाते हैं तो उससे पहले जो है कुछ बच्चे से पूछ लिया कीजिए, कुछ अपने से बता दिया कीजिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है। भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए?
तो भाषा क्या, जब हिंदी का क्लास है, एक बच्चा क्या कर रहा है, कोई भी चीज़ को जैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो उस पढ़ाने के दरमियान में बच्चे जो अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं या किसी भी मतलब कि दूसरे तरह की बात बोल रहे हैं या उस समझाने बच्चे को समझा रहे हैं तो वो बच्चे बीच में बोल देते हैं या समझना नहीं चाहते हैं या दूसरे बच्चे को परेशान करते हैं, तो उस बच्चे को आप किस प्रकार देखेंगे। फर्स्ट है, बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए, तो उस बच्चे को जो है समाधान, जो समस्या का हल है उस चीज़ को खोजने के लिए बोलेंगे। उसके बाद है आपका, विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मौनस मंथन करते हैं। विद्यार्थी जो है किसी विचार बिंदु पर मौनस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्यों की पुनरावृत्ति भी करते हैं। तो विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मौनस मंथन मतलब कि खुद उस पर मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंत में अपने कार्यों की पुनरावृत्ति भी करते हैं कि मेरा चीज़ जो है सही है कि नहीं है। तो इस प्रक्रिया के दौरान कौशल प्रतिबिंबित होता है, तो ये जो आपका लेखन कौशल के अंतर्गत हो जाएगा। तो सबसे पहले उस चीज़ पे मंथन करेगा, फिर संयोजन करेगा, फिर प्रारूप तैयार करेगा, फिर उसका संपादन करेगा, लास्ट में फिर यह भी करेगा कि मेरे द्वारा बनाया गया चीज़, मेरे द्वारा लिखा गया चीज़ सही है कि नहीं है। तो इस तरह की प्रकृति, इस तरह का प्रतिबिंबित क्या होता है, लेखन कौशल के अंतर्गत होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अभिकथन और तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभिकथन में बोला जा रहा है कि पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। बिल्कुल सही बात है, पठन और लेखन कौशल जो होते हैं वो जो है आपका जो है प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करता है। समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उप कौशल है। तो यहाँ पे आपका जो है पहला तो आपका जो है अभिकथन जो दिया गया वो बिल्कुल ही सही है, लेकिन आपका जो तर्क जो यहाँ पे दिया गया कि समालोचनात्मक चिंतन पठन लेखन का उपकौशल है, ये आपका गलत हो रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 113 नंबर, भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो भाषाई कौशल सीखने के लिए सबसे उपयुक्त यदि तरीका आपको पूछा जाए तो समावेशित युक्तियों के माध्यम से जो है आप सीख सकते हैं। तो समावेशित युक्तियों के माध्यम बोलने का यहाँ पे तात्पर्य हो गया, बहुत सारे समावेशित के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि भाषा कौशल आप सीखने के लिए विभिन्न मतलब जाति धर्म के बच्चे के यदि साथ में मिलजुल के रहेंगे तो उससे भी आप जो है अब अपने भाषा को बोलेंगे तो दूसरे बच्चा सीखेंगे, फिर आप दूसरे बच्चे के भाषा को भी आप सीखेंगे। तो इससे समावेशित युक्तियों का माध्यम बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बाद है विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं, यानी कि वर्णों का जो मतलब कि जो चीज़ें होती है वर्णात्मक चीज़, तो उस चीज़ को बच्चे करने के लिए जैसे अ आ क ख इस तरह से चीज़ों को लिखने के लिए सही से सीखा है या नहीं सीखा है। तो इस चीज़ का आकलन के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है, एक ऐसी घटना साझा करें जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत ही क्या हो, अचंभा हुआ हो। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है, वह किस तरह के पठन को सुमन्नत कर रही है। तो कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित जो पाठ्य पुस्तक है उसके अलावा जो है जो बाहरी पाठ्य पुस्तक जो है उस चीज़ को भी मतलब कि वह बता रही है। तो इसका क्या महत्व है, क्या मतलब कि कारण है। तो इसका जो है विस्तृत पठन, तो बच्चे का जो आपका निर्धारित पाठ्य पुस्तक है उसको तो पढ़ा ही रही है, उसके अलावा जो बाहरी चीज़ों को जो पढ़ा रही है तो इसका अर्थ हुआ कि वह विस्तृत पठन करवा रही है बच्चों को। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को एक नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से प्रासंगिक नहीं है। तो एक जो हेड मास्टर होते हैं विद्यालय के, वह भाषा अध्यापक को एक नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों को चयन करने के लिए कहा। तो चयन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रासंगिक नहीं है, मतलब कौन सा चीज़ जरूरी नहीं है। तो आपका क्वेश्चन निगेटिव में है तो ऑप्शन भी आपका निगेटिव में होगा। पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता,
ये तो सही बात है, ये तो होना ही चाहिए। विद्यार्थियों का स्तर का भी पता चलना चाहिए कि कैसा स्तर है, उसी के अनुसार तो मतलब कि उस चीज़ों का चयन होगा। उसके बाद अगला है सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। तो देखिए जटिलता, तो जटिलता आपका जो है ये नेगेटिव टैग वर्ड हो जाता है, तो क्वेश्चन नेगेटिव में था, आपका नेगेटिव ऑप्शन भी हो जाएगा। तो सामग्री की अवधारणा तथा जटिलता और सहनता ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद है आपका अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है? तो उपयोग, दोहराव और अभिव्यक्ति, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किया है। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सहायक है? तो उपयोग, दोहराव और अभिव्यक्ति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापक ने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कैप्शन यानी कि शीर्षक के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका श्रवण युक्तियों, सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करेगी। ये भी ऑप्शन बहुत ही सटीक जा रहा है। इस तरह के और फिल्म देखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे, ये कोई उतना सटीक नहीं है। मौखिक संकेतों द्वारा श्रवण युक्तियों, पात्रों के अभिनय की सराहना और समीक्षा लिखना, सक्रिय रूप से देखना और सुनना। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग कमेंट पे इसका जो है जरूर जवाब देंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन में बोला जा रहा है, अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञाओं की अपेक्षाओं, क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों को अनदेखा करता है। तो एक प्रासंगिक जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है उसमें बच्चा संज्ञाओं की अपेक्षा क्रियाओं का जो है अधिक प्रयोग करता और वहीं पे व्याकरणिक नियमों को अनदेखी करता है। तो उसके बाद तर्क में कहता है कि उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। तो यहाँ पे सही बोला जा रहा है कि एक जब छोटा बच्चा होता है वह जो व्याकरणिक जो नियम होते हैं उसको अनदेखा कर देता है, क्योंकि उसके अंदर जो शब्द सीमा होता है बहुत ही लिमिट होता है। तो इसीलिए आपका यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा और सही व्याख्या भी कर रहा है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है, कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं, हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। तो एक बालिका अपने घर पे जो है माँ से इस तरह का बात को साझा कर रही है कि वो कहती है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई वस्तु निकालने के लिए बोल रही है और फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ, बिल्कुल सही बात है। तो वह बच्चे जो जब भी कुछ करती है तो वह भाषा के प्रयोग को अच्छी तरह से क्या कर लेती है, याद कर लेती है। तो इस तरह से हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया है। तो सबसे पहले आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।